आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर से। चैप्टर 1 है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। वैसे मैट्रिक्स आपने 12th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। मैट्रिक्स की डिफिनीशन पढ़ी है, इनवर्स निकालना सीखा है, एडजॉइंट निकालना सीखा है, उसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन जितना भी नॉर्मल प्रॉपर्टीज हैं वो आती है। तो इसमें थोड़ा सा तो रिवीजन है पहले, जो कि 12th क्लास का भी कह सकते हैं आप। और उसके बाद कुछ नई मैट्रिक्स होती हैं, कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स है, उनकी डिफिनीशंस हैं। और उसके बाद कुछ एप्लीकेशन है नए नए चैप्टर में, जैसे रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स की बात करें, या लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं रैंक और मैट्रिक्स के कॉम्बिनेशन से, वो लास्ट वाला चैप्टर होगा लीनियर इक्वेशंस का। तो ओवरऑल 4 चैप्टर्स आपको इसमें स्टडी करने हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स को लेकर के पूरे मैट्रिक्स सेक्शन में। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिफिनीशन क्या होती है। डिफाइन मैट्रिक्स एक क्वेश्चन के साथ यहाँ पर नोट्स आपके हैं जो क्वेश्चन के फॉर्म में अवेलेबल है कि मैट्रिक्स को डिफाइन करिए। तो पढ़ा वैसे भी आपने है कि मैट्रिक्स को डिफाइन कैसे करते हैं। उससे पहले हम आपको नोटेशन बता दें कुछ मैट्रिक्स के। जैसे मैट्रिक्स के लिए नोटेशन हम लोग जो यूज करते हैं वो ऐसे बॉक्स में करके, और अगर इसको लेटर के हिसाब से बात करें तो हम लोग कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, एक्स, वाई, जेड इस टाइप से यूज किया जाता है, जो कि लेफ्ट में लिखते हैं इनको हम लोग, और राइट में हम इस टाइप से बॉक्स बना लेते हैं। और कुछ बुक्स में ऐसे करके ब्रैकेट बड़ा सा बना दिया था, उसके अंदर यहाँ एलिमेंट पुट कर दिए जाते हैं। कुछ बुक्स में ये भी किया गया है, मैंने देखा है कि ये डबल लाइन, जिसे कि नॉर्म जिसे पढ़ा जाता था, ये नॉर्म की तरीके से, यानी डबल लाइनें आपकी ड्रॉ कर ली। पढ़ेंगे मैट्रिक्स ही, नॉर्म तो एक अलग होता है, जैसे मॉड होता है उसी तरह एक नॉर्म होता है। बिल्कुल छोटा सा बनाते हैं, एक नंबर ए लिख लेते हैं, इसमें सिंगल नंबर लिखा जाता है, तो ये नॉर्म हो जाता है। और ऐसे मैट्रिक्स के 9 एलिमेंट्स लिखेंगे आप, तो मान ली 3x3 की है, तो दो, जैसे डिटर्मिनेंट के लिए 2 लाइन्स ड्रॉ की जाती हैं, तो अगर मैट्रिक्स के ड्रॉ करनी तो आपने एक एक लाइन और बढ़ा देनी है इस तरीके से। तो ये एक नोटेशन मात्र है इसके। तो फिलहाल यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है वो बॉक्स के फॉर्म में ही है, ये ऐसे बड़े ब्रैकेट में, बिग ब्रैकेट में ऐसे करके इन्होंने बना लिया है। तो ये लेकर के हम चलेंगे, नोटेशन हमने बता दिया आपको। तो इस सेट ऑफ mn नंबर्स, यानी mn मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, 3 भी हो सकते हैं, 3 रो 3 कॉलम। एक्चुअली इसमें सब रो और कॉलम का ही अरेंजमेंट है, जिसको हम आरसी के फॉर्म में लिखते हैं। आर मतलब रो, पहले रो पढ़ते हैं फिर कॉलम, आरसी इसलिए आप याद रखिएगा। अगर कोई मैट्रिक्स 2 3 की है तो 2x3, 2 में ये रो स्टैंड करेगा और 3 जो है वो कॉलम के लिए स्टैंड करेगा, इसलिए आरसी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ए सेट ऑफ mn नंबर्स, रियल और कॉम्प्लेक्स। अभी तक जो आपने 12th क्लास में पढ़ा वो रियल मैट्रिक्स थी, अब ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स भी आएंगी आपकी। अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर एरे हैविंग m rows and n columns is called m cross n matrix to be read as m by n matrix। तो m रो में रहेंगे एलिमेंट्स और m रो रहेंगी और n क्या रहेंगे, कॉलम रहेंगे। जैसे कि इसमें A11 अभी हमने बताया, आरसी पढ़ते हैं, तो 11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इस 12 का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 2। तो आरसी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसका रो नंबर 1 कहलाएगा और कॉलम नंबर 2 कहलाएगा आरसी। ठीक है, 1 2। अगर हम 1n की बात करेंगे तो फर्स्ट रो। तो ओवरऑल जो ये रो होती है आपकी, इसको हम R1 कहते हैं, दूसरी रो को हम R2 और लास्ट वाली रो को हम जो है यहाँ पर M कह रहे हैं, क्योंकि हमने M रो लिया हुआ है, M क्रॉस Mn दैट इज RC। फिर एक बार कहेंगे हम, ठीक। कॉलम ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट कॉलम जिसे आप C1 कह सकते हैं, सेकंड कॉलम जिसे C2 कहेंगे, लास्ट कॉलम जिसे आप Cn कहेंगे। तो इस तरीके से ये नोटेशन हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से एलिमेंट्स इसमें प्लेस्ड रहते हैं और किस तरह सिंबल से डिनोट किया जाता है। द हॉरिजॉन्टल लाइंस, यानी जो एरो बना है हॉरिजॉन्टल के लिए, आर कॉल्ड रोज और रो वेक्टर्स, इनको रो वेक्टर्स भी कहते हैं। एंड द वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स और कॉलम वेक्टर्स। कॉलम्स का ये कॉलम वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स in a compact form the above matrix is represented by। compact form मतलब एक छोटे से फॉर्म में लिखना बड़ी चीज को। तो हम लोगों ने a लिखा जो कि नोटेशन था, और aij लिख दिया। ये जो aij लिखा है, इसको कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखते हैं, एक नॉर्मल ब्रैकेट लगा करके aij, और बाहर ये m क्रॉस n लिख दिया। इसका मतलब हुआ कि m रो है और n कॉलम है, ठीक। तो i स्टैंड कर रहा है 1 से लेकर m तक, और इसी तरह के j जो स्टैंड करेगा आपका जो इंडेक्स है, जो काउंटर है, ये 1 से लेकर के n तक, और सिंपली बाई aij m क्रॉस n।
तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है, जो इसमें है, ये जो मैंने आपको बताया वो भी कर सकते हैं। We write the general element of the matrix, ये general elements कहलाते हैं, general elements, and enclose it in brackets of the type this or the type this। ये टाइप यहाँ मेंशन कर दिया उन्होंने कि ये हम नॉर्मल ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, जैसा हमने आपको यहाँ पर अभी भी बताया कि इस तरह से भी किया जा सकता है। ठीक, इसे याद रखिएगा आप इस चीज को। अब आते हैं आगे इसमें कि एलिमेंट्स को कैसे प्लेस किया है। तो देखिए यहाँ पर द नंबर A11 A12 एक्सेट्रा ऑफ दिस रेक्टेंगुलर एरिया आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। इन्हें क्या कहा जाता है? कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। द एलिमेंट्स Aij बिलोंग्स टू ith रो एंड jth कॉलम। वही RC की बात फिर हम करेंगे एक बार, पहले रो फिर कॉलम, एंड इज समटाइम्स कॉल्ड I, jth एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। I, j यानी पहले रो के लिए फिर कॉलम के लिए। Thus in the element Aij, the first suffix I will always be denoted the number of rows, and the second suffix j the number of columns in the first element occurs, in which the element occur, यानी जहां पर एलिमेंट हमारा अकर करेगा, नॉट द फर्स्ट, in which the element occur। is a null matrix occurs if, नहीं, is a null matrix if Aij, यहाँ कुछ मिस्टेक हो रही है, अगर नल मैट्रिक्स होगी, इफ होना चाहिए, इफ ए नल मैट्रिक्स, इफ Aij इज इक्वल टू 0, यानी अगर इसके सारे एलिमेंट जो हैं वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे 2 क्रॉस 2 के लिए 0 0 0 0 0 0, तो ये सब आपके नल मैट्रिक्स होंगे, यानी इफ वैल्यू ऑफ द ईच एलिमेंट इज 0 इज कॉल्ड एज ए नल मैट्रिक्स। तो आई थिंक नल मैट्रिक्स समझ में आ गई आपको कि सारे एलिमेंट्स अगर 0 होंगे तो उसे नल मैट्रिक्स कहा जाएगा। ठीक, अब आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर इफ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी आर रोज और कॉलम्स की संख्या क्या हो जाए, बराबर। 3 रो है 3 कॉलम है, या 2 रो है 2 कॉलम है, तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। इन अदर वर्ड्स, ये मैथमेटिकल लिखें तो Aij m क्रॉस n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इक्वल टू n, यानी m इक्वल टू क्या हो जाए, n हो जाए, तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। नोट में है द एलिमेंट्स A11 A22 ANN आर कॉल्ड द डायगोनल एलिमेंट्स एंड द लाइन हैविंग एलिमेंट्स A11 A22 AN इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डायगोनल। तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, याद रखिएगा प्रिंसिपल डायगोनल किसे कहा जाता है। प्रिंसिपल डायगोनल जिसमें आपके ये एलिमेंट्स होते हैं A11 A22, ये देख रहे हैं ये वाला जिसको ब्लू लाइन से हमने कवर किया है, A11 A22 A33 AMN, ये प्रिंसिपल डायगोनल होगा। ठीक है, तो क्योंकि आगे आपको ट्रेस वगैरह निकालना होगा, वहां इसकी नीड होगी, तो याद रखिएगा इस चीज को। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ये मैट्रिक्स की डिफिनीशन से कुछ जो फ्रिक्वेंट यूज होती रहती हैं। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके केवल डायगोनल में एलिमेंट हो, ध्यान दीजिए, पहले समझाते हैं आपको। 5 है, -3 है और 6 है यहाँ पर। ठीक है, A11 जो अगर देखा जाए तो यहाँ पर 5 है, अगर A22 आप देखें तो वैल्यू -3 है, और अगर आप A33 देखें तो वैल्यू यहाँ पर 6 है। और उसके जो लेफ्ट में और राइट में, यानी इसको अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल भी कहते हैं, ये जो आपके एलिमेंट्स होंगे डायगोनल के अलावा, ये सब 0 0 0 होने चाहिए, जो ब्लू कलर से हमने किया है। ठीक है, जो एडजेसेंट वाले एलिमेंट्स हैं वो सब 0 हो जाए, यानी वो मैट्रिक्स जिसके केवल और केवल डायगोनल में एलिमेंट्स हों, यानी नॉन जीरो एलिमेंट्स। अब ये सारे के सारे 0 हो जाए, मान लीजिए डायगोनल वाले भी 0 हो जाए, तो फिर तो नल मैट्रिक्स बन जाएगी आपकी। ठीक, तो डायगोनल में 0 ना हो, एटलीस्ट एक नॉन जीरो हो। जैसे कि हम बात ये करेंगे, क्या सर ये डायगोनल मैट्रिक्स है, 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 सब 0 हो गए डायगोनल। हाँ है, क्योंकि इसमें कम से कम एक तो 0 नहीं है ये, अगर ये 2 की जगह भी 0 हो जाता तो फिर ये नल मैट्रिक्स में चली जाती है हमारी। ठीक, तो कम से कम एक एलिमेंट जो है वो फिर नॉन जीरो। तो स्क्वायर मैट्रिक्स in which all elements except in diagonal are 0 is called a diagonal matrix. In other words, the matrix Aij m cross n is diagonal. If m equal to n, that is Aij is equal to 0 for I not equal to j. Right? For example, this is a diagonal matrix. तो ये फिर हमारी जो है diagonal matrix हो जाएगी। आते हैं स्केलर मैट्रिक्स में, किसे कहेंगे हम। तो देखिए स्केलर में भी डायगोनल ही है, लेकिन उसके डायगोनल के सारे एलिमेंट्स बराबर हो गए हैं।
सारे एलिमेंट्स कैसे हो गए, ये देखिए आप, ये इक्वल हो जा रहा, यानी कि आपका A11, A22, A33, ठीक है, ये नंबर के हो जाए, सब एक ही जैसे हो जाए तो उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान देना सब स्क्वायर मैट्रिक्स पे डिफिनेशन चल रही है आपकी ये वाली, जैसे कि डायगोनल वाली भी स्क्वायर के लिए थी, सबसे पहले स्क्वायर बताया गया, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहेंगे, फिर स्क्वायर में कितने काइंड के हैं, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स है या स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है, या यूनिट मैट्रिक्स है, ये भी आएगा धीरे धीरे आपका। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट इन डायगोनल आर जीरो एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, जितने एलिमेंट्स हैं वो सब क्या है, इक्वल हो रहे हैं, इज कॉल्ड a scalar matrix. In other words, the matrix aij m cross n is a scalar matrix. That is, if m is equal to n, aij is equal to 0 for I not equal to 0. यानी aij 0 हो जाए जब I not equal to j है। I not equal to j का मतलब है a12 0 होना चाहिए, a31 0 होना चाहिए, ठीक है, और aij जो है आपका वो k बन जाए, कांस्टेंट बन जाए for I equal to j, जैसे कि a11, a22, a33 k हो गया आपका, इसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब आते हैं यूनिट मैट्रिक्स किसे कहेंगे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट इन द डायगोनल आर जीरो, डायगोनल को छोड़ करके सारे एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो, एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी, और डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हो जाए, सब 1 1 1 हो जाए, ठीक। इन अदर वर्ड्स द मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन इज अ यूनिट मैट्रिक्स, रो बराबर कॉलम के होना चाहिए, और ए आई जे जीरो हो जब आई नॉट इक्वल टू जे हो, आई नॉट इक्वल टू जे होना चाहिए यहाँ पर, ठीक, लेकिन 1 हो जाए जब i इक्वल टू j हो। तो डायगोनल के एलिमेंट्स 1 1 1 हो, और उसके अलावा जितने एलिमेंट्स हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में वो कैसे हो जाए आपके 0 0 0, तो उसे यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये ऐसे सिंबल बना हुआ है थोड़ा सा इस टाइप से है, ठीक है, तो ये भी आपकी यूनिट मैट्रिक्स है, ये भी है, ये 2 क्रॉस 2 की है और वो 3 क्रॉस 3 की है रिस्पेक्टिवली, इसको I2 से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग I3 से करते हैं, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, दैट इज रिटन एज I3 कहते हैं इसको, ठीक। अब एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे, A square matrix is said to be a upper triangular matrix if each element below the principal diagonal is 0, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल अगर ये 3 5 3 है तो इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब कैसे हो, 0 हो। इन अदर वर्ड्स द मैट्रिक्स aij m क्रॉस इज एन अपर ट्रायंगुलर, यानी ट्रायंगल का बन रहा है, यहाँ ट्रायंगल बन रहा है आपका, देखिए पूरा ये ट्रायंगल बन रहा है, यानी उसमें एलिमेंट्स हैं, ऊपर की तरफ एलिमेंट है, तो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स इफ m इज इक्वल टू n हो और aij इज इक्वल टू 0, ठीक। कब, अगर ये एलिमेंट की लोकेशन देखिए आप तो क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है और इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर आपके पास आ रही है 2, और ये एलिमेंट कैसा है, ये आपका नॉन जीरो है। तो और नीचे वाली बात करिए, अगर इसी जगह मान लीजिए यहाँ एलिमेंट लेते हैं, इस जगह पर आप ये, तो ये कौन सा रो है, ये आपका थर्ड रो है और कॉलम नंबर 2 है, और एलिमेंट क्या हो रहा है आपका 0 हो रहा है। तो इसमें देखिए 3 ग्रेटर है, 3 ग्रेटर देन 2 है, यानी रो जो है, रो का नंबर जो है, नंबर वो कॉलम के नंबर से ज्यादा है, और रो को हम लोग डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर आई से और कॉलम को डिनोट कर रहे हैं हम लोग जे से, यानी आई ग्रेटर देन जे जब होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी कि ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर आई ग्रेटर देन 0 फॉर द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये बात का याद रखिएगा, वो छोटी छोटी चीजें हैं, याद रहेंगी तो आप न्यूमेरिकल या एमसीक्यू आसानी से कर लेंगे। m इक्वल टू n, आई ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर आई ग्रेटर देन जे, आई ग्रेटर देन जे हमने आपको समझा दिया कि नीचे के तीनों एलिमेंट जो है उनमें 0 हो जाए। अब इसी तरीके से जो अगर हम लोग लोअर ट्रायंगल की बात करें तो नीचे एक ट्रायंगल मिलेगा आपको, बनेगा, देखिए बन रहा है ना पूरा ट्रायंगल, नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि ऊपर के 0 होते हैं। A square matrix is said to be lower triangular matrix if each element above the principal diagonal is 0, above वाले जो है वो 0 है। In other words, the matrix aij m cross n is lower triangular matrix if m is equal to n, aij is equal to 0। यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ होना चाहिए i लेस देन j, जैसे यहाँ पर है आपके पास i ग्रेटर देन j, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए i लेस देन j, क्योंकि अगर यहाँ का एलिमेंट आप देखें तो ये आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इज इक्वल टू 0, तो i की वैल्यू आ रही है 1 और j की वैल्यू आ रही है 2, तो j बड़ा है यहाँ पर, j इज ग्रेटर, तो टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान देंगे j ग्रेटर देन
आई होना चाहिए। तो आई थिंक ये पूरा समझ में आ गया होगा आपको कि लोअर ट्रायंगल कैसे डिफाइन करेंगे और हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे करेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब टॉपिक है सब मैट्रिक्स का, कि सब मैट्रिक्स किसे कहा जाता है। एक मैट्रिक्स से एक मैट्रिक्स बनाई जाती है, उसको सब मैट्रिक्स कहते हैं। ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए सब मैट्रिक्स इफ इट इज ऑब्टेन्ड बाय लीविंग सम रोज और सम कॉलम्स और बोथ फ्रॉम द गिवन मैट्रिक्स। यानी एक गिवन मैट्रिक्स से कोई कॉलम छोड़ दीजिए या कोई रो छोड़ दीजिए, या एक कॉलम एक रो दोनों छोड़ दीजिए, छोड़ करके जो बनाएंगे मैट्रिक्स आप, वो सब मैट्रिक्स कहलाएगी। उसी करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। जैसे हमने मान लीजिए कि ये वाली रो छोड़ दिया, ये डिलीट कर दिया, लिया नहीं, कंसीडर नहीं किया, R3 और C3 कंसीडर नहीं, इतना ले लिया, ये लिया, तो आपके पास ये मैट्रिक्स बन गई। 3 2 कॉलम में है, 5 - 6 भी कॉलम में है, और ये सब मैट्रिक्स कहलाएगी। इसी तरीके से केवल हमने 1 3 5 ले लिया तो ये भी सब मैट्रिक्स कहलाएगी आपकी, ठीक। आर सब मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म, ये सब मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। इक्वल मैट्रिसेस किसे कहते हैं ये भी आपको पता है, तो बहुत सिंपल है, आपने पढ़ा ही हुआ है। ये टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ द मैट्रिसेस आर ऑफ सेम ऑर्डर एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। ए इक्वल टू ए आई जे है, अगर इन अदर वर्ड्स द मैट्रिक्स इज दिस बी इज इक्वल टू बी आई जे एम क्रॉस एन, तो तभी बराबर होगा जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे हो जाएगा। यानी A11 इज इक्वल टू B11, A22 इज इक्वल टू B22, जितना भी एलिमेंट हुआ, जो कि ऑर्डर इनका सेम है, M क्रॉस N और M क्रॉस N। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि डिफिनीशन ऑफ डिफाइन एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, राइट आल्सो प्रॉपर्टीज। तो एडिशन तो वैसे आप लोग जो पढ़ चुके हैं 12th क्लास में वही यूज होगा। कैसे जोड़ा जाता है, सेम ऑर्डर सेम स्ट्रक्चर की जुड़ पाती हैं, ऐड हो पाती हैं, ना ऐड नहीं होती हैं, ठीक। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या है, इफ A इज इक्वल टू AIJ, B इज इक्वल टू BIJ बी टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन देयर सम इज डिफाइंड एज A प्लस B इज इक्वल टू, यानी इन्होंने डिफाइन किया है कि A प्लस B इज इक्वल टू AIJ प्लस BIJ, कॉरस्पॉन्डिंग ऐड हो जाएगा, ठीक है। यानी A11 जो है वो ऐड होगा B11 के साथ, ये ध्यान रखिएगा। A22 होगा B22 के साथ, और A12 हो जाएगा B12 के साथ ऐड, क्लियर। तो यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है कि A प्लस बी इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस N, BIJ M क्रॉस N इज इक्वल टू AIJ B AI प्लस BIJ M क्रॉस N। जितने ऑर्डर की A है उतने ही ऑर्डर की B है, और उनका जो समेशन बनेगा, अगर इसको एक नई मैट्रिक्स C मान लिया जाए तो वो भी उतने ही ऑर्डर की बनेगी, ठीक है। तो ये बात, एडिशन तो कोई टफ नहीं है, पढ़ा हुआ है आपका। हाँ, ये भी प्रॉपर्टीज जो आपकी हैं वो भी आपने स्टडी कर रखा है और इनके प्रूफ्स वगैरह भी पढ़े हैं 12th क्लास में, तो यहाँ प्रूफ तो नहीं बताएंगे हम आपको, और ऐसा कोई डिग्री सेक्शन में प्रूफ की जरूरत भी नहीं है। हाँ, इनका यूज होता है, वो भी अभी जब आप एलजेब्रा पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो एलजेब्रा में प्रॉपर्टीज यूज हो जाती है, क्योंकि वहां पर थ्योरम्स होती हैं मोस्टली, और थ्योरम्स में प्रॉपर्टीज का यूज होता है। तो देखिए प्रॉपर्टी क्या है, जैसे कि कम्यूटिविटी हुआ, एसोसिएटिविटी हुआ, ये प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। तो 3 मैट्रिक्स ले लीजिए, A इज इक्वल टू AIJ, B इक्वल टू BIJ, C इक्वल टू CIJ, भी 3 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर M क्रॉस N, सेम ऑर्डर के ले लिया आपने। तो अगर मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स का सेट है आपके पास, उसमें एक मैट्रिक्स A है, एक मैट्रिक्स B है, एक मैट्रिक्स C, और बहुत सारी मैट्रिक्स मान लीजिए। अब आपने 2 मैट्रिक्स यहां से ले लिया, एक 2 क्या, अभी तो फिलहाल हम 3 ले रहे हैं इसमें से, कि ABC हमने यहाँ 3 ले ली, ABC बिलोंगिंग है। अब अगर हम A और प्लस B 2 मैट्रिक्स ऐड करें, अब चूंकि स्ट्रक्चर सेम है, M क्रॉस N है, एक ही सेम ऑर्डर की सब है, अगर 2 क्रॉस 3 का कलेक्शन है हमारे पास, सेट है पूरा मैट्रिसेस का, तो सभी मैट्रिसेस यहाँ पर जो है वो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की ही है, और जब हम इनको जोड़ेंगे तो यानी ऐड करेंगे तो एडिशन हमारा कंफर्टेबल होगा, ऐड हो जाएगा। और ऐड करने के बाद जो नई मैट्रिक्स मिलेगी उसको X भी मान सकते हैं आप, ठीक है, वो मैट्रिक्स भी इसी M सेट में चली जाएगी। क्यों, M इज द सेट ऑफ इनफाइनाइट मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3, अगर आप 2 क्रॉस 3 मानते हैं तो, यानी आप हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हम किस ऑर्डर का सेट ले रहे हैं, ठीक है, और उसमें से 2 मैट्रिक्स ली और ऐड किया तो उसी में बिलोंग कर जाएगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द क्लोजर एक्सियम, से क्लोजर कहते हैं, आपने 12th क्लास में पढ़ा है, कहते हैं कि एडिशन इज क्लोज्ड फॉर मैट्रिसेस। इनको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि अलजेब्रा में नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका ये यूज होगा, ठीक। तो यहाँ कहेंगे कि A प्लस B इज आल्सो M क्रॉस N मैट्रिक्स क्लोजर, यानी क्लोजर एक्सियम, यहाँ एडिशन इज क्लोज्ड फॉर मैट्रिक्स, ऐसे शब्द याद कर सकते हैं आप,
ठीक है, एडिशन क्लोज्ड है फॉर मैट्रिक्स, क्योंकि एलिमेंट जो मिल रहा है यानी कैपिटल एक्स है वो फिर से उसी एम में बिलोंग कर जा रहा है। ठीक, ए प्लस बी यानी दो मैट्रिक्स को जोड़िए, ए को बी में या बी को ए में। जैसे कि नंबर सिस्टम की बात करें 2 + 3 भी 5 होता है और 3 + 2 भी 5 होता है, लेकिन ये प्लस के लिए होता है, माइनस के लिए नहीं। अगर 2 - 3 देखिए तो -1, और अगर आप यहाँ पर ये करते हैं कि 3 - 2 करते हैं तो ये 1 आ जाता है। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अगर इसको आप P माने और इसको आप Q माने तो यहाँ पर P नॉट इक्वल टू Q, P की वैल्यू -1 आ रही है और Q की वैल्यू 1 आ रही है। लेकिन अगर यहाँ पर P मानते हैं इसको और Q मानते हैं इस सेक्शन में प्लस के रिगार्डिंग, तो आप पाएंगे कि P = Q हो रहा है। 2 में 3 ऐड करें या 3 में 2 ऐड करें, दोनों वैल्यू सेम दे रहे हैं, यानी यहाँ पर सारा रोल ऑपरेशन का होता है। और ऑपरेशन कैसा है? एडिशन का। यहाँ ऑपरेशन कैसा है? सब्सट्रैक्शन का। तो हम बोलेंगे कि सब्सट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम एलिमेंट की पोजीशन चेंज करते हैं तो वैल्यू बदल जाती है, तो कम्यूटेटिव नहीं है। अगर हम एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करें और ऑपरेशन वही लगाएं सेम जो पहले आप लगाया आपने, और वैल्यू भी ना बदले, तो फिर कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटिविटी। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटिविटी। तो अगर आप दो मैट्रिक्स ऐड करते हैं यानी A + B और फिर B + A करते हैं तो कभी भी चेंज नहीं आता है इसके अंदर। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर मैट्रिसेस, यानी एडिशन जो है वो मैट्रिसेस के लिए कम्यूटेटिव होता है। कौन? एडिशन, ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो फिलहाल हम वो बातें कर रहे हैं यहाँ पर, वो डिस्कशन कर रहे हैं जो हो रहा है, और फिलहाल हम प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ही बात कर रहे हैं, इसीलिए सब्सट्रैक्शन की भी नहीं कर रहे हैं। इसी तरह एसोसिएटिविटी भी जो है कि अगर हम दो मैट्रिक्स 3 ले लें, B + C किया, उसमें A ऐड किया या A + B करके तब C ऐड किया, ब्रैकेट का डिफरेंस है खाली यहाँ पर, तो इसको हम कहते हैं कि ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। तो मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। एक शब्द हमने यूज किया मैट्रिक्स एडिशन। एक्चुअली एडिशन भी कई तरीके का होता है। आप कहेंगे सर एडिशन भी कई तरीके का। हाँ, अगर नंबर जोड़ते हैं हम लोग तो ये नंबर्स का एडिशन है। अगर हम कोई मैट्रिक्स जोड़ते हैं तो ये मैट्रिक्स एडिशन है। अगर हम वेक्टर जोड़ते हैं तो फिर वेक्टर एडिशन कहलाएगा। ये हमारे एलिमेंट्स किस नेचर के हैं इस पर उस एडिशन का नाम लिखा जाता है कि नंबर का एडिशन है या मैट्रिक्स का एडिशन है या हमारा वेक्टर का एडिशन है। ठीक है, या कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन है। तो वो सब चीजें धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे। वैसे पढ़ के भी आए हैं, माइन्यूटली ध्यान नहीं दिया होगा, फोकस नहीं किया, तो वो अब करना पड़ेगा आपको। A + नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू A = नल मैट्रिक्स + A। अभी नल मैट्रिक्स में यहाँ पर आपको बता रहा था इससे पहले भी, जिसके सारे एलिमेंट की एंट्री जो है वो 0 होती है, उसे नल मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर एक सेंटेंस आया था, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक भी है यहाँ पर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, लेकिन फिर भी कि सारे एलिमेंट 0 हो जाए तो इसका नोटेशन जो होता है वो O बना देते हैं, O कैपिटल बना करके उसको नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो एक्चुअली नल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं। तो अगर किसी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, यानी कोई चेंज नहीं होने वाला, वही मैट्रिक्स आपको वापस मिल जाएगी। A + नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू A इक्वल टू नल मैट्रिक्स + A। और इसीलिए इसको हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। आइडेंटिटी वो एलिमेंट होता है किसी ऑपरेशन का, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट जो निकालेंगे वो ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। अगर हमारा कोई बाइनरी ऑपरेशन है तो उसके रिस्पेक्ट में निकलता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग आता है, एडिशन के लिए अलग आता है, कोई ऑपरेशन डिफाइंड है उसके लिए अलग आ जाएगा। ये धीरे धीरे आप सीखेंगे इसको। तो एडिशन के रिस्पेक्ट में आप याद रखिएगा कि नल मैट्रिक्स इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिसेस। मैट्रिक्स के सेट के लिए ये होता है। यहाँ पे बताया भी गया है कि O जो लिखा है इज द M × N नल मैट्रिक्स। अब बात यहाँ आती है कि इनवर्स क्या होता है। तो A + -A इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स -A + A। तो -A इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ A। इनवर्स उस एलिमेंट को कहते हैं अगर हम किसी एक एलिमेंट A के साथ किसी एलिमेंट B को ऑपरेट करें और आइडेंटिटी एलिमेंट वापस मिल जाए हमको, तो दिस B इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ A। ये भी आप अलजेब्रा में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, राइट। तो यहाँ पर A का जो इनवर्स है वो -A होता है। तो किसी मैट्रिक्स A का इनवर्स आप याद रखिए कि एडिटिव इनवर्स है वो -A। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 के फॉर्म में दिया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होता है, आगे भी लीनियर अलजेब्रा वगैरह में यूज होगा, क्योंकि जो ये मैट्रिक्स अलजेब्रा है इसका रोल लीनियर अलजेब्रा में भी है। ठीक है,
सबसे ज्यादा वही होता है। तो अभी पहले एक एग्जांपल देके हम क्लियर कर दें आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास ए है और ये 2 है, ये 3 है, ये 0 है, ये 5 है, ये 1 है, ये मान लीजिए 2 है, ये 0 है, 1 है। यहाँ पर आप 3 ले लीजिए। यहाँ पर आपने 3 लिया, ठीक है। अब एक चीज यहाँ ऑब्जर्व करिए कि आपके पास जो डायगोनल है, ये जिसे प्रिंसिपल डायगोनल कर रहे हैं, इसके एलिमेंट्स क्या है? इसके एलिमेंट्स अगर आप देखिए तो 2 है, +1 है, +3 है। जब इसको आप ऐड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 6। इसी को हम लोग ट्रेस कहते हैं। ट्रेस या ट्रेस ऑफ ए कह सकते हैं। अगर इसको शॉर्ट में लिखा जाए तो हम लोग इसको TR डॉट लगा के ए लिख दिया, ये ब्रैकेट लगा दिया आपने ए, और इसको 6 लिख लिया। ट्रेस ए इज इक्वल टू 6। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैथमेटिकल इसकी बात करें हम लोग तो सम ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ स्क्वायर। इसमें खास बात है कि स्क्वायर लेना है। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही ट्रेस निकाल पाएंगे। यानी कि यहाँ जो समेशन होगा वो A11 + A22 अप टू AMM। एक्चुअली ये M क्रॉस M, यानी इस समय आपको जो एग्जाम्पल दिया है वो 3 क्रॉस 3 का है, ठीक है। तो ट्रेस ए इज द सिग्मा i इक्वल टू 1 to m a i i। ये शॉर्ट हैंड नोटेशन में है, ये वेक्टर कैलकुलस में आपने शॉर्ट हैंड नोटेशन सीखा है। तो ट्रेस आई थिंक पूरा समझ में आ गया होगा। तो देन द सम ऑफ द एलिमेंट्स लाइंग अलोंग, कहां लाई करेंगे? अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल इज सेड टू बी ट्रेस ऑफ ए एंड write it as trace A. In other words, if A equal to Aij M cross, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक कहेंगे इसको हम, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ जो मैट्रिक्स लेनी होगी वो Aij कैसा लेना होगा? M क्रॉस M लेना होगा। यहाँ N लिया हुआ है तो ये N की जगह क्या होना चाहिए? M। Then the trace of A is written as trace A I equal to 1 to M sigma I to M Aii is equal to A11 + A22 up to AMN। तो आई थिंक ये पूरा समझ में आ गया ट्रेस, इसको याद रखिएगा, आगे बहुत यूजफुल है। अब एक और है कि क्वेश्चन आपका कि डिफाइन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, या डिफाइन करना है एंड राइट प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टी। जैसे अभी एडिशन की प्रॉपर्टीज लिखी तो यहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी आपकी। तो एक बात हम ये कहेंगे आपको कि डिफाइन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो हम कर देंगे, लेकिन आपको याद होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता था, याद है आपको? ए और बी दो मैट्रिक्स कंफर्टेबल कब होती हैं, कब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर पाते हैं। ये यहाँ पर आपको एक याद दिलाना है। वैसे तो ये आपका पढ़ा हुआ है कि अगर ये मैट्रिक्स हमारी जो ए वाली है वो n क्रॉस p की मान ली जाए, तो जो ये मैट्रिक्स हमारी है ये p क्रॉस m की होनी चाहिए, यानी इस p का इक्वल होना जरूरी है। कहने का मतलब ये, वो हम लोग RC पढ़ते हैं तो इसका कॉलम, पहली वाली का कॉलम और इसको भी RC लिखा जाए तो इसका रो, ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। यानी ये जो है इस CR कह दीजिए, पहले का C और दूसरे का R, CR इक्वल होना चाहिए PP। और इन दोनों से जब रिजल्ट आता है, मगर मान लीजिए C मैट्रिक्स आई हमारे पास, CIJ लिख दे रहा हूं मैं इसको, तो ये जो ऑर्डर होगा वो n क्रॉस m होगा, यानी ये वाला n और ये वाला m, यानी फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का रो और सेकंड वाली मैट्रिक्स का कॉलम n क्रॉस m साइज की हमारी मैट्रिक्स आउटपुट में आएगी, यानी आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन आएगी। तो आई थिंक ये पूरा समझ में आ गया कि हाउ वी मल्टीप्लाई, और इसको आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप सिंपली थ्योरी है इसमें लिखी हुई है, इतना इसमें डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आप सिंपली मल्टीप्लिकेशन सीख गए हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वैसे देख लीजिए, पर हम इसको बता दे रहे हैं कैसे होता है। Multiplication of matrices, the product of two matrices A and B denoted by AB is comfortable for multiplication only when B has as many as row as A has column। B वाली उतनी रो हो जितनी इसके पास कॉलम हो A के पास। For the sake of definiteness, if A is of order M cross N and B is of order N cross P, राइट, तो यहाँ पर एक्चुअली होना चाहिए M cross N है ये। Then product AB is defined and it is matrix of order M cross P। इन्होंने यहाँ पर इसको N कर लिया है, हमने थोड़ा दूसरा किया है। ये N N आपस में इक्वल है, ठीक है, यहाँ N N इक्वल है, और आपका जो रिजल्ट आएगा वो M cross P आएगा। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो थोड़ा सा डिफरेंट ऑर्डर ले लिया, डिफरेंट को नो मैटर, उसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक। एंड I कॉमा kth एलिमेंट जो है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएगा। प्रोडक्ट लिखना आपको आता है, वो आसानी से आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक।
Thus, to obtain I comma kth element of the product AB, we multiply elements of ith row of A by the corresponding elements of kth row of B and add the product thus obtained. जैसे प्रोडक्ट करके ऐड कर लेंगे, और इसका पूरा रिवीजन आपको करना है तो आप 10th क्लास के चैप्टर्स को रिवाइज करिए, या हमारे वीडियोस भी देख सकते हैं, वहां पर भी हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन उस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। 12th क्लास का चैप्टर को देखिए। द रिजल्टिंग सम इज I कॉमा kth एलिमेंट ऑफ B। तो इस तरह मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। अब इसमें आते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द डिग्री क्लासेस। आपकी इस लेवल की क्लासेस में ये जरूरी है कि प्रॉपर्टीज ज्यादा से ज्यादा आपको याद हो। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में इसमें क्लोजर की बात इन्होंने नहीं करी है, क्योंकि बात इस समय जो है वो डिफरेंट ऑर्डर की हो जाएंगी, तो क्लोजर वाली बात हम एक जनरल नहीं कर सकते। प्रॉपर्टीज वही होती है जो परमानेंट होती है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ जिसे कह सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक है, उन्हीं को प्रॉपर्टी माना जाता है। इसके अलावा जो भी होगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कंडीशन चेंज होती रहती है हमारी, ठीक। तो जैसे ये हमेशा ट्रू है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं माना जाता है, नहीं होता, प्रैक्टिकली करके देखेंगे नहीं आएगा। हाँ, लेकिन एसोसिएटिव होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। कौन एसोसिएटिव? मल्टीप्लिकेशन। कैसा मल्टीप्लिकेशन? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, राइट। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है, यानी कौन सा? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ पर ए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किसके ऊपर? बी प्लस सी के ऊपर, दैट बिकम्स ए बी प्लस ए सी। एंड यहाँ पर ए लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट विल मेक बी ए प्लस सी ए। इट इज कॉल्ड द लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस इज कॉल्ड द राइट डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको ये याद रखना होगा एज ए प्रॉपर्टी। फिर लेट ए बी मैट्रिक्स, देन ए की पावर एन, a की पावर m, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज यू विल गेट a की पावर n प्लस m फॉर एवरी m कॉमा n बिलोंगिंग टू i। दीज आर द प्रॉपर्टीज यू हैव टू कीप रिमेंबर, और इससे आसानी से प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स की डेफिनेशंस दी है, फिर इसके बाद आप एग्जांपल्स करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है डिफाइन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स किसे कहते हैं, या निलपोटेंट मैट्रिक्स किसे कहते हैं, या इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स किसे कहते हैं, वो आपको सीखना है इसमें। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स वो होती है कि अगर आप स्क्वायर कर दें और मैट्रिक्स ए आ जाए, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए मिल जाए। ऐसी बहुत सी मैट्रिक्स हैं जिनमें पॉसिबल है, उनको हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल दिया है, देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन स्क्वायर होना चाहिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं तो ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है, क्योंकि 1 0 0 1 मल्टीप्लाई करेंगे आपका आइडेंटिटी का स्क्वायर आइडेंटिटी ही आ जाएगा। निलपोटेंट मैट्रिक्स जो है वो एक इंडेक्स से पता लगाया जाता है, यानी कि आपने a की पावर p इज इक्वल टू नल, यानी नल मैट्रिक्स आपको कब मिल रही है? अगर मान लीजिए a स्क्वायर करने पर नल आ गई, ठीक, तो निलपोटेंट है और इसका इंडेक्स जो है वो 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है फॉर एग्जाम्पल इज ए निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 2। अगर आपका 3 करने पर यानी कि क्यूब करने पर नल मैट्रिक्स आएगा तो फिर ये निलपोटेंट ऑफ इंडेक्स 3 की हो जाएगी आपकी। तो डेफिनेशन क्या है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स p। इंडेक्स p कहते हैं इफ p इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a की पावर p इज इक्वल टू नल। लीस्ट क्यों कहा? क्योंकि a स्क्वायर भी आइडेंटिटी आपको प्रोवाइड कर नल मैट्रिक्स, और a की पावर 4 भी नल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो निलपोटेंट जो मैट्रिक्स का इंडेक्स है वो 2 लिया जाएगा, इंडेक्स 4 नहीं लिया जाएगा, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स किसे कहते हैं? बहुत सिंपल है, अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स मिल जाए जिसका स्क्वायर किया आपने और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रोवाइड कर दे, तुरंत आइडेंटिटी मिल जाए। या इसको ओन इनवर्स भी कहा जाता है, आगे चल के हम बताएंगे। ऐसी मैट्रिक्स जो ओन इनवर्स होती हैं उनको भी इन्वोल्यूटरी कहा जाता है, ठीक है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मिलना, दैट इज ए इक्वल टू ए इनवर्स या ओन इनवर्स जो मैट्रिक्स होती हैं उन्हें इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कहते हैं। ओन इनवर्स भी कहते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन्वोल्यूटरी इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, आई बीइंग द आइडेंटिटी एलिमेंट। फॉर एग्जांपल 1 0 0 1 इज एन इन्वोल्यूटरी। अब एक आती पीरियोडिक मैट्रिक्स जो अपने को रिपीट कर दे, जो अपने को रिपीट करे। तो देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी पीरियोडिक मैट्रिक्स विद पीरियड k इफ a
कि पार k प्लस 1 इज इक्वल टू a वेयर k इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। मान लीजिए कि आपके पास a स्क्वायर इज इक्वल टू a आ गया, तो दैट कैन बी रिटन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू a। तो इसका जो k की वैल्यू है 1, इसका पीरियड 1 कहलाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए कि आपके पास a की पावर 3 इज इक्वल टू a मिल जाता है, तो यू कैन राइट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू a। दैट इज यहाँ पर k की वैल्यू देखी जाए तो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसका जो पीरियड है वो 2 कहलाएगा। तो आई थिंक पीरियड समझ में आ गया होगा कि अपने को रिपीट करना। इसी से टच लेते हुए हम यहाँ पर एक बात बताएं आपको, ऊपर अगर देखें आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ये भी पीरियोडिक है। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आया, और पीरियड कितना आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का, 1 है। इसका पीरियड अगर देखा जाए, पीरियड 1 आ रहा है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का, क्योंकि ए स्क्वायर इज इक्वल टू। एमसीक्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके, कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो उसका पीरियड कितना होता है, तो वो उसका पीरियड 1 हो जाएगा। ठीक, एविडेंटली an idempotent matrix is a periodic matrix with period 1। लास्ट लाइन में देखिए बताया भी है, an idempotent matrix is a periodic matrix with period 1। तो आई थिंक ये समझ में पूरा आपको टॉपिक आ गया होगा। अब यहाँ डिस्कस करेंगे हम लोग एग्जांपल नंबर 1। इफ I इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स है, वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एंड E इज इक्वल टू कॉलम वाइज 0 0 1 0। प्रूफ करना है ai प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस i प्लस 3a स्क्वायर बी वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी स्केलर्स, कोई स्केलर वैल्यू होगी। तो ये बहुत सिंपल है वैसे क्वेश्चन, ये 12th क्लास का ही है आप। जैसे ai प्लस बी निकालिए कोई मैट्रिक्स, और उसको फिर ai दिया ही हुआ है, e दिया ही हुआ है, उसका होल क्यूब कर दीजिए 3 बार, यानी मल्टीप्लाई। जैसे ai प्लस बी निकाला आपने, यहाँ पर i की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर e की वैल्यू पुट करी, ऐड करके ये सब ये b मान लिया। तो आपको एक्चुअली में b क्यूब निकालना है प्रकार से। क्या निकालना है? b क्यूब। तो पहले b स्क्वायर निकालिए, देखिए निकाला गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आई होप ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा नीचे वाले से। मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है, जैसे r1 आपका है तो कॉलम 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर कॉलम 2 से मल्टीप्लाई, कॉलम 3 से। 12th क्लास का वीडियो देखिए हमारा मैट्रिक्स का, उसमें हमने पूरा समझाया हुआ है। तो ये आपका आ जाएगा। ठीक, इसी तरह यहाँ बी क्यूब निकाल सकते हैं, बी क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आई थिंक आपने ऑब्टेन कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया आपके पास। अब राइट साइड चलते हैं। ए क्यूब प्लस ए क्यूब आई प्लस 3a स्क्वायर बीई, ऐसा प्रूफ करना है। ठीक है, तो आल्सो राइट साइड, यहाँ चाहे तो आप लिख दें कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए क्यूब आई 3a स्क्वायर बी। सो वैल्यू पुट करिए यहाँ पर दोनों की, आई और ई की। और जब आप देखेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 1 जो है आपकी, और इक्वेशन नंबर जो 2 है, वो दोनों सेम है। तो फ्रॉम 1 and 2 ai प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब आई प्लस 3a स्क्वायर बी ई ऑब्टेन हो रहा है आपको। तो बहुत सिंपल है, पहली एक्सरसाइज है मैट्रिक्स की, बिल्कुल 12th क्लास की मैथमेटिक्स समझिए यहाँ पर इसको आप। बहुत सिंपल है, केवल 3 डिफिनेशंस आपको नहीं मिली हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आई होप कि आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 तक आज आपका होमवर्क रहेगा और इसको आप कंप्लीट करिए। जहाँ तक हाइपरबोलिक की बात है, इससे पहले बताया जा चुका है आपको ट्रिग्नोमेट्री में, और अगर नहीं याद है तो मैं हाइपरबोलिक का फार्मूले का लिख दे रहा हूँ। इसको पढ़ते क्या, एच नहीं पढ़ते, गलत ना पढ़िएगा, हाइपरबोलिक कॉस एक्स पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? हाइपरबोलिक हाइपरबोलिक कॉस एक्स। ठीक, और हाइपरबोलिक कॉस एक्स की वैल्यू होती है 1/2 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। और अगर आप साइन मतलब हाइपरबोलिक साइन x की जानना चाहते हैं वैल्यू, तो 1 स्पेशल टाइप के फंक्शंस हैं और ये माइनस एक्स हो जाती है। ठीक, इन्हें आप याद रखेंगे। तो आई थिंक कि आप ये सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतने ही रखते हैं बस, और कल के टॉपिक में हम लोग फिर जब पढ़ेंगे तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। तो आप 12th क्लास की मैट्रिक्स के चैप्टर को रिवाइज कर लें एक बार, और इसके बाद जब इसे पढ़ेंगे, समझेंगे, वीडियो देखेंगे, तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो बस आज की क्लास में